हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 से संबंधित एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि संबंधित है जीएस और जीके के पोर्शन से। दोस्तों, इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और आपके आने वाले पेट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन से, हमारे आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, शून्य का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमको आर्यभट्ट की दो पुस्तकों के नाम भी याद रखने हैं। पुस्तक के नाम है आर्यभट्टियम आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम। ठीक है दोस्तों, ये दोनों किताबों के नाम हैं और ये किताबें किसकी हैं? आर्यभट्ट जी की हैं। ये हमको याद रखना है, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा है। लोथल दोस्तों गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश मेरठ में है, और हड़प्पा जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो हमारा पाकिस्तान में दोस्तों कहाँ पर है? मांटगोमरी जिला पड़ता है। ये मांटगोमरी जिला पड़ता है पाकिस्तान में दोस्तों, ये यहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी और 1921 में की थी। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से हमको क्या क्या मिला है खुदाई के दौरान? तो दोस्तों यहाँ से हमको अन्नागार मिला है, ठीक है, और साथ ही साथ हमको क्या मिला है? यहाँ से कब्रिस्तान भी मिला है। ये भी आपको याद रखना है, अन्नागार और कब्रिस्तान हमको मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो की खोज की है राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने, और कब की? 1922 में की। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है और यहाँ से हमें पशुपति नर्तकी की मूर्ति और एक स्नानागार, ठीक है, हमें यहाँ से मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम था हुएनसांग, ठीक है, और इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आप याद रख लेंगे। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। ठीक है दोस्तों, ये हेनसांग को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो दोस्तों अकबर के जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे वो थे टोडरमल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोडरमल ने ही दोस्तों एक व्यवस्था शुरू करवाई थी जिसको हम दहसाला बंदोबस्त बोल देते हैं। दहशाला बंदोबस्त या फिर टोडरमल बंदोबस्त इसको हम बोलते हैं। इसकी हर 10 साल में, ठीक है, समीक्षा होती थी दोस्तों, और इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने करवाई थी, और यह शुरुआत होती है 1580 में। दहशाला बंदोबस्त के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है उसका नाम होता है मीर जाफर। दोस्तों मीर जाफर इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ जाकर मिल जाता है, ठीक है, और उसकी इसी गद्दारी की वजह से यह जो प्लासी का युद्ध है सिराजुद्दौला हार जाता है, और बाद में इसको दोस्तों मीर जाफर को अवध का नवाब बना दिया जाता है, सॉरी बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर जाफर। दोस्तों मीर जाफर को जब नवाब बनाते हैं बंगाल का, तो उसके बाद बंगाल को बहुत लूटा जाता है और मीर जाफर से जितना धन चाहे अंग्रेज ले सकते हैं, इसलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। दोस्तों क्या कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी आप याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर दोस्तों पूछे आपसे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों लास्ट थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और दोस्तों यही भारत के पहले वायसराय भी थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों वह थे सी राजगोपालाचारी। यह स्वतंत्र भारत के दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, सी राजगोपालाचारी। तो हमारा जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौजवान भारत सभा की स्थापना की है दोस्तों सरदार भगत सिंह ने। और दोस्तों कब की थी और क्यों की थी, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1926 में। दोस्तों ब्रिटिश शासन के खिलाफ मजदूरों और किसानों को संगठित करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत होती है ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति की जा सके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि मैं बात करूं तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। रामकृष्ण मिशन कब की थी दोस्तों स्थापना इसकी, तो ये डेट भी याद रखेंगे, 1897 में की थी। ठीक है, 1893 में दोस्तों शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, कब लिया था, 1893 में शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में। ठीक है दोस्तों, इनकी 2-3 किताबें बड़ी फेमस हैं। एक पुस्तक है इनकी मैं समाजवादी हूँ, एक है धर्मयोग, एक है कर्मयोग और एक ज्ञान योग भी इनकी किताब का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी। तो दोस्तों यह इन्होंने की थी सिंगापुर में। कहाँ की थी, सिंगापुर में स्थापना की थी। और दोस्तों कब की थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने जो है सिंगापुर में आज़ाद हिंद की स्थापना की। और जनवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था उसको कहाँ ले गए, रंगून ले गए दोस्तों। रंगून आज पहले म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, रंगून। ठीक है, यहाँ इसको ले गए थे 1944 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे। तो दोस्तों केसरी के संस्थापक जो थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों केसरी जो पत्र था ये किस भाषा में निकाला गया था, तो दोस्तों यह मराठी भाषा में था। ये भी आपको याद रखना है, किस भाषा में था, मराठी भाषा में। इसके अलावा दोस्तों इनका एक और पत्र है जिसका नाम है मराठा। और दोस्तों ये जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार इनकी लैंग्वेज पूछ लेता है। केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक पुस्तक और है, गीता रहस्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, गीता रहस्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल हमारा कौन सा है, थार का मरुस्थल। दोस्तों ये जो थार का मरुस्थल है ये भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक है, थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन। और दोस्तों यह डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उससे इस डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस नदी के बारे में हम याद रखेंगे कि यह नदी जो डेल्टा है वो नहीं बनाती है, यह किसका निर्माण करती है, एस्चुअरी का। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी क्या होती है दोस्तों, ऐसी नदियाँ जो सीधे समुद्र में आके गिरती हैं। ठीक है, तो यह ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख को दोस्तों अंग्रेजी में एस्चुअरी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इन नदियों में अवसाद का अभाव होता है और यह बिना किसी दिशाओं में परिवर्तित हुए सीधा समुद्र में मिल जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा हम याद रखेंगे नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में
भेड़ाघाट जगह पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो पन्ना है वह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे सोने की खानों के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वह प्रसिद्ध है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स। दोस्तों कोलार कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चांदी की खानें दोस्तों राजस्थान खेतड़ी में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। एक रेखा खींची गई है जो कि ब्रिटेन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहां से सीधी रेखा खींची गई है जिसको हम 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी रेखा से दोस्तों कितने देश गुजरते हैं? 9 देश गुजरते हैं, बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, इंग्लैंड और टोगो। ठीक है दोस्तों, इतने देश जीएमटी से गुजरते हैं। ठीक है, भारत जो दोस्तों जीएमटी से है, भारत का जो आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वह जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है हमारा समय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह होती है 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, और दोस्तों ये कैसी संस्था है? ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक संस्था है। दोस्तों इसका जो गठन किया गया था वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। योजना आयोग को समाप्त करने के बाद नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। दोस्तों इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों हमने नाभिकीय परीक्षण भी किया था जिसको नाम दिया था हमने स्माइलिंग बुद्धा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो मॉडल था ये कौन सा मॉडल था? ये था अशोक रुद्र मेनन, अशोक रुद्र मेनन मॉडल थी। चौथी पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह शुरू की गई थी 1999। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की डेथ भी हुई है दोस्तों, और भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हीं को कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। अगर दोस्तों विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? भारी उद्योग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1956 से 61 तक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। मॉडल नेहरू पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बड़े बड़े लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे भारत में, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और इस समिति का जो दोस्तों गठन होता है वो गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसमें दोस्तों टोटल 7 मेंबर्स होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया है। और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो ये भी आप याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों कितने जोड़े गए थे?
तो 10 जोड़े गए थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें शिक्षा का अधिकार है 21, ये भी जोड़ा गया था साथ में इसमें, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये हमने इसमें जोड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे इनकी संख्या 0 थी, क्योंकि इन्हें कब जोड़ा गया है? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्यों में कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो दोस्तों ऊपरी सदन हम राज्यसभा को बोलते हैं, या इसको हम स्थायी सदन भी बोल देते हैं, ठीक है, या परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में है राज्यसभा दोस्तों? ये अनुच्छेद है 80, ठीक, किसमें? अनुच्छेद 80 में है। दोस्तों इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो दोस्तों ग्राम सभा भी है, ग्राम पंचायत भी है, न्याय पंचायत भी, ग्राम सहकारी समिति नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों रॉकेट करता है न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और दोस्तों एक बात इसमें आप और याद रखना कि इस पे 2 बल काम करते हैं, और दोनों बल विपरीत दिशा में होते हैं और अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, और कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो दोस्तों पेट्रोलियम्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोलियम की अगर मैं गुणवत्ता की बात करूं तो किसमें नापते हैं हम? तो इसको हम नापते हैं ऑक्टेन संख्या से, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से, और यदि डीजल की गुणवत्ता पूछेगा आपसे तो किससे नापते हैं? सीटेन संख्या से नापते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका भी इसी के अंडे की है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यदि दोस्तों मैं पूछूं आपसे, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वह है फीमर। और दोस्तों ये हड्डी कहाँ पर होती है? जांघ में होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों वह है स्टेपीज, और यह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। दोस्तों हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? तो ये भी आप याद रखेंगे, इसे बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मांसपेशियों और अस्थियों के जोड़ को पूछेगा कि क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं टेंडन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पहली बात तो ये योजना शुरू कब हुई थी? तो यह योजना शुरू हुई थी 17 सितंबर 2023 को। अभी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों ये, पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो दोस्तों इसकी जो प्राथमिक भूमिका है वो है सशस्त्र बलों के लिए
नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस से C295 विमान प्राप्त हुआ। यह किस प्रकार का विमान है? तो दोस्तों यह जो विमान है, यह परिवहन के लिए प्रयोग करने के लिए लिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जो बाइडन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक कब हुए थे? ये दोस्तों 2021 में हुए थे। ठीक है, 21 के थे, 20 के थे दोस्तों, 21 में हुए थे। और इसमें दोस्तों मीराबाई चानू ने जो कि वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2024 में जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? तो 2024 में ये होंगे पेरिस में। ठीक है, पेरिस में ओलंपिक के गेम्स होने हैं 2024 में। अगला प्रश्न है, पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों पीएम उज्ज्वला योजना का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। अब दोस्तों बात करते हैं इस योजना की शुरुआत की। तो यह योजना जो शुरू हुई थी, यह शुरू हुई थी 1 मई 2016 में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई है? तो दोस्तों यह चालू हुई रामागुंडम तेलंगाना में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, G20 2023 के शेरपा कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो शेरपा थे इसमें वो थे अमिताभ कांत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से आयु वर्ग के लोग भाग लेते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो भाग लेते हैं वो लेते हैं अंडर 14 ईयर्स और अंडर 17 ईयर्स, यानी कि 14 वर्ष और 17 वर्ष से कम उम्र के, ठीक है, खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो जीता है ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसे हराकर जीता है दोस्तों? डेविल मेदवेदेव को हराकर जीता है। अब दोस्तों नोवाक जोकोविच जो हैं वो किस देश के हैं? तो दोस्तों ये सर्बिया देश के हैं। और जिन्हें इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव, ये दोस्तों रूस के खिलाड़ी हैं, रूस के प्लेयर को इन्होंने हराया है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक, डूरंड रेखा दोस्तों वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच को बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों रवि वर्मा का जो संबंध है वो चित्रकारी से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न देखते हैं, येन किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों येन जो मुद्रा है वो किसकी है? जापान की। जापान को दोस्तों उगते सूर्य का देश भी कहते हैं। जापान का प्राचीन नाम दोस्तों याद रखना निप्पन है। ठीक है, और जापान दोस्तों 4 द्वीपों का एक समूह है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। जो दोस्तों जापान की राजधानी है वो क्या है? टोक्यो। ठीक है, और टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है, ये भी आपको याद रखना है, होन्शु द्वीप पर टोक्यो है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? ठीक है, तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है? पता ही होगा आपको, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो दोस्तों ये जो बुलाया जाता है इसको बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, और किस आर्टिकल में है? ये अनुच्छेद 108 में है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ये भी आपको याद रखना है। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, आर्टिकल 108 में दिया हुआ है।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला जो है वो आपके राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पर जातक कथाओं का वर्णन है। ठीक है, इन्हें दर्शाया गया है। और जातक कथाओं का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध के बचपन की कहानियों से। गौतम बुद्ध के जो बचपन की कहानियां हैं उनका संबंध जातक कथाओं से है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो उसके सदस्य देश हैं वो 193 हैं। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है दोस्तों इसमें। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों अगर मैं पूछूं स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कई बार पूछता है एग्जाम में, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विक्रम सेठ की दोस्तों किताब का नाम है ए सुटेबल बॉय। ठीक है दोस्तों, ए सुटेबल बॉय ये विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है। ठीक है। सरदार पटेल की किताब का नाम है दोस्तों भारत विभाजन। महात्मा गांधी की पुस्तक अगर मैं पूछूं आपसे तो वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यंग इंडिया, नवजीवन। ठीक है, ये सब। और दोस्तों हरिजन, ये सब महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने साथ वाले दोस्तों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।